डियर स्टूडेंट्स, मैं शैलेंद्र वर्मा आज पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड डेविएशंस फ्रॉम द मेंडलिज्म। वंशागति और विविधता, मेंडली वंशागत तथा मेंडली अनुपात से विचलन। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर मेरे 2 वीडियो पहले से पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से अपडेट हैं, यूट्यूब चैनल पर आप देख चुके हैं। उसी क्रम में मैं आज श्रृंखला को आगे जारी रखता हूं। आज हमें देखना है डेविएशंस फ्रॉम मेंडेलियन, डेविएशंस फ्रॉम मेंडेलियन रेशियो आर रूल्स। मेंडली अनुपात और नियमों से विचलन। तो मेंडली अनुपात और नियमों से, मेंडली अनुपात और नियमों से विचलन। तो इससे पहले हमने मेंडल का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, तीनों लॉ पढ़े थे। मेंडल का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि उसकी जो F1 पीढ़ी होती है, F1 पीढ़ी में एक प्रभावी लक्षण होता है और दूसरा अप्रभावी होता है। यानी F1 पीढ़ी के सभी पौधे हाइब्रिड होते हैं। लेकिन ये जो एग्जाम्पल आज यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं वो विचलन है। विचलन का मतलब ये है, ये जो एग्जाम्पल हम जो उदाहरण पढ़ रहे हैं, इन उदाहरणों पर, इन एग्जाम्पल्स पर मेंडल का जो लॉ है, मेंडल का जो नियम है, और इससे पहले जो मेंडली अनुपात आ रहा था, वो अनुपात और वो नियम दोनों इन उदाहरणों पर पूर्ण रूपेण लागू नहीं होते हैं, जिसे विचलन के नाम से जाना जाता है। तो मेंडली नियमों से विचलन में सबसे पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसे कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता। क्या? अपूर्ण प्रभाविता। दूसरा मेंडलीय जो विचलन है वो है कोडोमिनेंस, जिसे कहा जाता है हिंदी में सहप्रभाविता। क्या? सहप्रभाविता। तीसरा है लीथल जीन, जिसे मृत्युकारक जीन कहा जाता है। और फोर्थ जो विचलन है वो है मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म को हिंदी में कहा जाता है गुणात्मक विकल्पी। तो पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा है सहप्रभाविता, मृत्युकारक जीन, गुणात्मक विकल्पी। ये चारों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर मेंडली अनुपात का ना तो पालन होता है और ना तो मेंडेलियन रूल्स का पालन हो पाता है, अर्थात ये मेंडल के नियमों के एक अपवाद हैं, यानी विचलन है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, अपूर्ण प्रभाविता क्या है। अपूर्ण प्रभाविता क्या है? देखिए, अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कोरेंस ने 1903 में की थी।
इन्होंने मिराबिलिस, एक पौधा है जिसका नाम है मिरेबिलिस जलापा। तो ये जो मिरेबिलिस जलापा, जिसे 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, इस मिरेबिलिस जलापा के शुद्ध नस्ली समयुग्मजी, लाल पुष्प समयुग्मजी, लाल पुष्प का संकरण शुद्ध नस्ली सफेद पुष्प से कराया। तो जब इन्होंने मिरेबिलिस जलापा नाम के पौधे के शुद्ध नस्ली समयुग्मजी लाल रंग के पुष्प का संकरण शुद्ध नस्ली समयुग्मजी सफेद पुष्प के साथ कराया, तो F1 जो जनरेशन थी, F1 जनरेशन में सभी पुष्प हाइब्रिड रेड न होकर के एक दूसरे कलर के यानी पिंक कलर के उत्पन्न हो गए। ऐसा क्यों? देखते हैं। कैपिटल RR, ये है आपका लाल पुष्प, और दूसरा है स्मॉल RR, ये है आपका व्हाइट फ्लावर। कैपिटल R, स्मॉल r। तो मिरेबिलिस जलापा नाम के पौधे के समयुग्मजी शुद्ध नस्ली लाल पुष्प का संकरण समयुग्मजी शुद्ध नस्ली सफ़ेद पुष्प से जब इन्होंने कराया, तो F1 पीढ़ी में कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, ये हमारी हुई F1 पीढ़ी। अब इस F1 पीढ़ी में अगर मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेंडल के नियमानुसार ये सब संकर लाल पुष्प होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। ये सारे के सारे जो पुष्प हैं ये सब पिंक कलर के हो गए। कैसे? पिंक कलर के हो गए, यानी गुलाबी हो गए। मतलब यहाँ पर जो प्रभावी आपका लाल कलर था और दूसरा जो अप्रभावी सफ़ेद था, दोनों के बीच की वंशागति हो गई, यानी दोनों प्रभावी और अप्रभावी के दोनों के बीच का सम्मिश्रण यहाँ पर उत्पन्न हो गया। इसलिए ना तो ये लाल रहे और ना ही ये सफ़ेद रहे, ये दोनों यानी इस जो F1 पीढ़ी के सभी पुष्प हैं सबके सब पिंक कलर के हो गए, गुलाबी कलर के हो गए। इसलिए इसे मध्यवर्ती इनहेरिटेंस यानी मध्यवर्ती वंशागति के नाम से जाना जाता है। अगर मेंडल के रूल का फॉलो होता तो मेंडल के रूल के अनुसार इस F1 पीढ़ी के सभी पुष्प को हाइब्रिड रेड होना चाहिए, लेकिन हाइब्रिड रेड ना होकर के ये सब गुलाबी हो गए। अब इसी अगर F1 पीढ़ी में हम सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण होने दें तो F2 जो जनरेशन हमें प्राप्त होती है वो कौन सी होती है? F2 पीढ़ी में होता क्या है? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, ये हो जाएगा कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r। ये जो जनरेशन है यहाँ देख रहे हैं, ये हमारी F2 जनरेशन हो गई। क्या हो गई?
F2 जनरेशन। अब इस F2 जनरेशन में ये जो आपका है, ये तो एक पुष्प हो गया रेड कलर का, यानी एक हो गया आपका लाल, ये ठीक, और ये दोनों आपके दो हो गए आपके गुलाबी। कैसे? गुलाबी। ये दो गुलाबी हो गए, और ये आपका एक क्या हो गया? ये आपका सफ़ेद यानी व्हाइट हो गया। तो मेंडल की इस मतलब ये जो अपूर्ण प्रभाविता था, इस अपूर्ण प्रभाविता की F2 पीढ़ी में ये जो अनुपात आता है वो अनुपात आता है 1:2:1, यानी एक आपका लाल और भी शुद्ध लाल, दो आपके गुलाबी और एक आपका शुद्ध सफ़ेद। ये जीनोटिपिक रेशियो यानी जीनोटाइप रेशियो आ गया। तो ये रहा आपका अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब अगर इसी इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर एक क्वेश्चन पूछा जाए, चूँकि वह क्वेश्चन चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो और चाहे ही इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम हो, दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक चीज़ ये पूछी जाती है कि अपूर्ण प्रभाविता की F2 पीढ़ी में जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात बताइए, रेशियो क्या है। तो देखिए, अपूर्ण प्रभाविता की जो F2 पीढ़ी है उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप ये दोनों ही 1:2:1, 1:2:1 दोनों सेम आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अपूर्ण प्रभाविता की F2 पीढ़ी में जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात बताइए, तो अपूर्ण प्रभाविता की जो F2 जनरेशन में है उसमें चाहे जीनोटाइप हो चाहे फिनोटाइप हो, दोनों का जो रेशियो आता है वो सेम, अर्थात 1:2:1 आता है। इसी क्रम में अब हमें नंबर 2 का जो डेविएशन है, नंबर 2 का जो विचलन है उसे देखना है। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 आपका है कोडोमिनेंस। क्या? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस जिसे कहा जाता है सहप्रभाविता। क्या? सहप्रभाविता। तो ये सहप्रभाविता क्या है? देखिए, ये भी मेंडल के नियम का एक दूसरा अपवाद है, दूसरा डेविएशन विचलन है। इसमें होता क्या है? इसमें दोनों एलिलिक जीन साथ साथ रहते हुए भी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होती हैं। तो यह मेंडल के नियम का दूसरा अपवाद है, एक्सेप्शन है। इसमें दोनों एलिलिक जीन, इसमें दोनों एलिलिक जीन दोनों एलिलिक जीन परस्पर साथ साथ उपस्थित होते हुए भी समान रूप से अभिव्यक्त होती हैं, समान रूप से अभिव्यक्त होती हैं। तो ये मेंडल के नियम का एक दूसरा अपवाद है। इसमें दोनों एलिलिक जीन परस्पर साथ साथ उपस्थित होते हुए भी समान रूप से अभिव्यक्त होती हैं, अर्थात कोई भी दूसरे पर डोमिनेंट नहीं होती है। दोनों परस्पर कोडोमिनेंट हो, दोनों जो एलिलिक जीन हैं, दोनों जो विरोधी जीन हैं, वो परस्पर
कोडोमिनेंट होती हैं, दोनों के बीच में सह प्रभाव होता है, यानी कोई किसी के ऊपर प्रभाव नहीं डालती है। दोनों अपने अपने लक्षण को समान रूप से अभिव्यक्त कर देती हैं। तो अगर ये कह लिया जाए कि यह मेंडल के नियम का दूसरा अपवाद है, इसमें किसी लक्षण विशेष को नियंत्रित करने वाली दोनों एलीलिक जीन साथ साथ उपस्थित होते हुए भी समान रूप से अभिव्यक्त होती हैं। बहुत ही एक फैमिलियर एग्जाम्पल है, एक बहुत ही चिरपरिचित उदाहरण है जिसे स्टूडेंट्स आप अपने सोसाइटी में कॉमन रूप से देख रहे होंगे। बहुत ही परिचित उदाहरण है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं। कैटल्स में त्वचा के कलर का, मवेशियों में जो मवेशी हैं आपके, मवेशियों में त्वचा के कलर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं। सपोज दैट एक रेड कलर कैटिल, यानी लाल रंग की त्वचा वाला एक मवेशी है, ठीक, जिसे कैपिटल आर के दर्शाया। दूसरा, यहां पर एक सफेद व्हाइट कलर, सफेद रंग की त्वचा वाला मवेशी है, जिसे यहां पर स्मॉल आर के नाम से हम व्यक्त कर देते हैं। तो एक हमने ले लिया, यहां पर देखा है कि लाल रंग की त्वचा वाला मवेशी एक ऐसा मवेशी है, ऐसा कैटिल है जिसकी त्वचा का जो कलर है वो आपका लाल रंग का है और दूसरा है सफ़ेद है, ठीक। तो इसमें जब हम संकरण करा देंगे, ये हो गया आपका कैपिटल आर, ये हो गया आपका स्मॉल आर। इसका जब हम क्रॉस करा देंगे तो ये हो गया कैपिटल आर और ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हो गई पीढ़ी हमारी F1। कैसी हो गई? F1 पीढ़ी हो गई। ये तो पेरेंट जनरेशन थी। अब इस पेरेंट जनरेशन में एक मवेशी ऐसा था जिसकी त्वचा का कलर लाल था, दूसरा जो मवेशी था उसकी त्वचा का कलर सफ़ेद था। दोनों के बीच जब संकरण करा दिया गया तो जो हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, तो F1 पीढ़ी में क्या हुआ, यहाँ पर अगर मेंडल का नियम हम देखते तो मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग तो इस F1 पीढ़ी के ये जो सब कैटल्स थे, मवेशी थे, इनको हाइब्रिड रेड यानी संकर लाल त्वचा वाले होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। ये नियम कह रहा है कि किसी लक्षण विशेष को नियंत्रित करने वाली यदि दोनों एलीलिक जीन परस्पर साथ साथ उपस्थित होते हुए भी समान रूप से अभिव्यक्त कर देती हैं। यहाँ पर ये कैपिटल आर लाल रंग को नियंत्रित करने वाला जीन है और जो स्मॉल आर है ये सफ़ेद रंग के लक्षण को नियंत्रित करने वाला जीन है। अब ना तो कैपिटल आर स्मॉल आर पर डोमिनेंट हो रहा है और ना स्मॉल आर कैपिटल आर पर डोमिनेंट हो रहा है, अर्थात लाल रंग का लक्षण और सफ़ेद रंग का जो लक्षण है, इसके जो दोनों जीन हैं अपने अपने लक्षणों को समान रूप से अभिव्यक्त कर देते हैं। ये जो मवेशी जो F1 पीढ़ी के थे, ये सब हाइब्रिड रेड ना हो करके ये रोन कलर्ड हो गए, रोन कलर्ड। इसे कहा जाता है चितकबरी त्वचा वाले। क्या? चितकबरी त्वचा वाले। चितकबरी त्वचा आपने देखा होगा, बहुत सारे जो सोसाइटी में बहुत सारे मवेशी देखे होंगे जिनकी त्वचा का कलर लाल है, फिर भूरा है, लाल है, भूरा है, लाल है, भूरा है, ऐसे होता है।
यानी लाल का भी पैच है, भूरे का पैच है, या फिर देखा होगा ब्लैक कलर का पैच होगा, फिर वाइट कलर का पैच होगा, ये वही उदाहरण है। तो इस जो F1 कलर के जो मवेशी हैं, जो कैटल्स हैं, ये सीधे सीधे हाइब्रिडेड ना होकर के चितकबरी त्वचा वाले हो गए, यानी रोन कलर के हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाल रंग की जो जीन कैपिटल आर है और जो वाइट कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन स्मॉल आर है, दोनों में सहप्रभाविता है, यानी दोनों साथ साथ, दोनों विरोधी भी हैं, दोनों साथ साथ उपस्थित भी हैं, लेकिन अपने अपने लक्षण को समान रूप से अभिव्यक्त कर देती हैं। इसे कहा जाता है कोडोमिनेंस, यानी सहप्रभाविता। अब अगर हम इसी की F2 पीढ़ी देखें तो F2 पीढ़ी में क्या होता है, ये हमारी F2 पीढ़ी है। अब इसमें क्या है, एक हमारा जो है ये लाल रंग की त्वचा वाला हो जाएगा, और दूसरा दो हमारे ये जो यहाँ पर हैं ये चितकबरी त्वचा वाले हो जाएंगे। एक हमारा जो है शुद्ध सफ़ेद त्वचा वाला मवेशी हो जाएगा। तो ये तो रहा हमारा कोडोमिनेंस का उदाहरण। अब इसी कोडोमिनेंस पर आधारित अगर एक हम क्वेश्चन आपसे करें कि कोडोमिनेंस सहप्रभाविता की F2 जनरेशन में जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात बताइए। तो इसकी F2 जो जनरेशन है, इस F2 पीढ़ी में जीनोटाइप और फिनोटाइप, इन दोनों का अनुपात 1:2:1, 1:2:1। अगर आपसे पूछा जाए कि कोडोमिनेंस सहप्रभाविता कि F2 जनरेशन में जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात बताइए, तो दोनों का जो अनुपात होता है वो सेम होता है, और वो होता है 1:2:1। थर्ड जो डेविएशन है, तीसरा जो विचलन है, वो क्या है? अब हमें थर्ड डेविएशन के बारे में हमें पढ़ना है। वो थर्ड डेविएशन क्या है? वो तीसरा है आपका लीथल जीन, लीथल जीन, जिसे कहा जाता है मृत्यु कारक जीन, या लेथेलिटी के नाम से जानते हैं, घातकता के नाम से हम जानते हैं। होता क्या है, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक यल क्यूनोट ने 1905 में पता लगाया कि चूहों की त्वचा का पीला रंग, पीला कैपिटल Y जो रंग है, वो भूरे रंग ब्राउन, या इसे एगोती बोलते हैं, स्मॉल y पर प्रभावी होता है। इन्होंने जितनी बार संकरण कराया उतनी बार पीले और भूरे बालों वाले चूहे उत्पन्न होते रहे, 1:1 के अनुपात में उत्पन्न होते रहे। फिर इन्हें ये संदेह हुआ, क्या चूहों की आबादी में शुद्ध नस्ली होमोजाइगस कैपिटल Y जीनोटाइप के चूहे क्या नहीं होते हैं? तो इन्होंने पुनः 2 पीले बालों वाले चूहों में संकरण कराया। तो जब इन्होंने पुनः दोनों पीले बालों की त्वचा वाले चूहों में संकरण कराया, तो हर बार इन्हें एक ही अनुपात 2:1 प्राप्त होता रहा। यह है कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y। ये है आपका येलो कलर, पीला रंग।
और ये भी है आपका येलो कलर, यानी पीला रंग। क्या? पीला रंग। इनमें जब क्रॉस हमने करा दिया तो क्रॉस कराने पर ये कैपिटल वाई, ये हमारा हो गया कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, ये हो गया कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये हो गया स्मॉल वाई। अब देखिए, तो जब फ्रांसीसी वैज्ञानिक यल क्यूनोट को यह संदेह हुआ कि क्या चूहों की आबादी में शुद्ध नस्ली होमोजाइगस प्रभावी कैपिटल वाई त्वचा वाले क्या चूहे नहीं होते हैं, तो इन्होंने 2 पीले बालों वाले चूहों के बीच जब संकरण करा दिया तो जो हमें ये F2 पीढ़ी मिली, यहाँ पर ये 2:1 का अनुपात प्राप्त हुआ। क्या? 2:1 का अनुपात प्राप्त हुआ। क्यों? ये जो पहला है यहाँ पर एक कैपिटल वाई होमोजाइगस जो शुद्ध नस्ली है, इसकी भ्रूणावस्था में मृत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल वाई है इसके 2 प्रभाव होते हैं। इसका एक पहला प्रभाव ये होता है कि अगर विषम युग्मजीव हेट्रोजाइगस के साथ है, जैसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ है, तो त्वचा की पीले कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अगर यही कैपिटल वाई होमोजाइगस शुद्ध नस्ली प्रभावी के रूप में कैपिटल वाई के साथ में है, तो यह मृत्यु कारक होगा, यानी घातक होगा। ऐसे चूहों की भ्रूणावस्था में मृत्यु हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन रूल, मेंडल के नियमानुसार यह अनुपात तो 3:1 होना चाहिए था। एक शुद्ध पीला होना चाहिए था, 2 संकर पीले, एक शुद्ध एगोती यानी भूरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जितनी बार इन्होंने संकरण कराया तो ये चूहा एक यहाँ पर होगा, इसकी भ्रूणावस्था में ही डेथ होती चली जाती है। और ये जो अनुपात है, ये अनुपात हमेशा 2:1 के अनुपात में हमको प्राप्त होता रहा। तो अगर इसको हम इस तरीके से कह लें कि कुछ विशिष्ट जीनी संयोजन जीवों के फिनोटाइप को न प्रभावित करके, फिनोटाइप दैट मीन्स चूहों की त्वचा के रंग को प्रभावित ना करके उनके जीवन क्षमता को प्रभावित करते हैं, ऐसी जीनी संयोजन को घातक जीन, और इस प्रक्रिया को लेथलिटी अर्थात घातकता के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, लास्ट डेविएशन वो है गुणात्मक विकल्पी। जिसे कहा जाता है मल्टीपल एलिलिज्म। क्या? मल्टीपल एलिलिज्म। दैट मीन्स गुणात्मक विकल्पी। क्या? गुणात्मक विकल्पी। तो गुणात्मक विकल्पी क्या होता है? गुणात्मक विकल्पी का मतलब है कि जब किसी गुण का निर्धारण करने वाली 3 या अधिक जीन्स में से, जब किसी गुण का निर्धारण करने वाली 3 या अधिक जीन्स में से, 3 या अधिक जीन्स में से कोई भी जीन समजात गुणसूत्रों पर समान स्थान पर स्थित
होते हैं तो उसे मल्टीपल एलिलिज्म, क्या? एलिलिज्म, गुणात्मक विकल्पी कहा जाता है। ये तो रही डिफिनेशन कि गुणात्मक विकल्पी क्या है। जब किसी गुण का निर्धारण करने वाली 3 या अधिक जीन्स में से कोई भी जीन समजात गुणसूत्रों पर समान स्थान पर स्थित होते हैं तो उसे गुणात्मक विकल्पी कहा जाता है। एबीओ रुधिर वर्ग मनुष्य में एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति को नियंत्रित करने का कार्य एक जीन करती है। एक जीन आई करती है। इस आई जीन के 3 एलील पाए जाते हैं। मनुष्य में एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति को नियंत्रित करने का कार्य एक जीन आई करती है। इसके 3 एलील पाए जाते हैं। पहला एलील कौन है? वो है IA, और दूसरा है IV, और तीसरा है I0, यानी ये अनुपस्थिति का सूचक। तो इसके 3 एलील पाए जाते हैं, लेकिन मनुष्य में इन तीनों एलील्स में से केवल 2 ही एलील पाए जाते हैं। ठीक, तो मनुष्य में जो एबीओ रुधिर वर्ग है उसकी वंशागति को नियंत्रित करने का कार्य एक जीन करती है, आई करती है। इसके 3 एलील पाए जाते हैं, IA, IB, I0, दैट मीन्स ये अनुपस्थिति का है। तो ये जो IA है, IB, इन दोनों में परस्पर सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस है, लेकिन ये दोनों इसके ऊपर डोमिनेंट यानी प्रभावी होते हैं। तो गुणात्मक विकल्पी जो हम चौथा डेविएशन, चौथा अपना जो ये अपवाद पढ़ रहे हैं, ये अपवाद गुणात्मक विकल्पी यानी गुणात्मक विकल्पी के साथ साथ सहप्रभाविता का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। अब इसमें अगर ये कहा जाए कि इसी तरीके से एक समयुग्मजी माता ए रुधिर वर्ग वाली युग्मजी माता है, जिसका जीनोटाइप ये है IA। बी रुधिर वर्ग वाला एक पिता है, जिसका जीनोटाइप बी रुधिर वर्ग वाला, वो भी एक ऐसा है विषम युग्मजी। क्या? विषम युग्मजी। ये हो गया IV, I0। अब अगर ऐसे हम ये निकालें तो ये हो गया IV, I0, ये हो जाएगा IA और IA। ये क्रॉस करा देते हैं तो ये हो गया IA, IB, और ये हो गया IA, I0। ये हो गया IB, IA, IB, और ये हो गया IA, I0, यानी 0 का मीन्स अनुपस्थिति, यहाँ कोई एंटीजन नहीं है। तो इसमें एक ये और एक ये, तो इसमें हमारी जो 50% जो संतानें हैं वो AB रुधिर वर्ग वाली हैं, और जो 50% संतानें हमारी हुई ये A रुधिर वर्ग वाली हैं। तो गुणात्मक विकल्पी जो हमारा है ये कोडोमिनेंट का भी बहुत अच्छा उदाहरण है कि ये, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन A और B
ये दोनों साथ साथ उपस्थित होते हुए भी कोडोमिनेंट हैं एक दूसरे पर, यानी ये जो IA है ये ना तो B पर डोमिनेंट है और ना B A पर डोमिनेंट है। तो ऐसे संतानों का जो रुधिर वर्ग हो गया वो AB हो गया। यह भी एक कोडोमिनेंस का बहुत ही अच्छा उदाहरण हो गया। स्टूडेंट्स, लास्ट में एक क्वेश्चन की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, चूँकि वह क्वेश्चन वो चाहे ही बोर्ड एग्ज़ाम हो और बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो चाहे नीट लेवल हो, उनमें सब में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को कहा जाता है मनुष्य के AB वो रुधिर वर्ग में, ह्यूमन का जो मनुष्य का AB वो रुधिर वर्ग है, AB वो रुधिर वर्ग में कितने जीनोटाइप और फिनोटाइप होंगे। तो हाउ मेनी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर पॉसिबल इन ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन का ABO ब्लड ग्रुप है उसमें जो जीनोटाइप हैं वो 6, क्या है 6। लेकिन अगर फिनोटाइप की बात करें हम, फिनोटाइप आपके हैं 4। तो 6 जीनोटाइप मनुष्य के ABO रुधिर वर्ग में 6 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप पॉसिबल हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।